हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है दोस्तों सचिन कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस का लेक्चर नंबर 4। अब तक हमने क्या देखा था? लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 देखा था। ठीक है, उसमें हमने डिटेल में देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इवन ऑड फंक्शंस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है और बहुत से कई जो चीज़ें होती है फंक्शन चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए, वो हमने डिटेल में लेक्चर 1 से लेके 3 तक देखा है। आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि फंक्शंस चैप्टर में हमें ग्राफ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि ग्राफ रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ ग्राफ भी देखेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि ग्राफ में रेंज कहाँ पे होती है, डोमेन कहाँ पे होता है और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखिए, आज हम क्या देखेंगे, जो ग्राफिकली रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। ठीक है, तो आज का हेडिंग जो होगा वो हमारा होगा टर्मिनोलॉजी। देखिए, फंक्शन चैप्टर को अगर आपको डिटेल में समझना है तो आपको ग्राफ के बारे में पूरी मालूमात होना, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होना आपको ज़रूरी है। तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले देखते हैं कि डोमेन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डोमेन क्या होता है। ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये फंक्शन चैप्टर में बहुत बार आएगा, तो इसका आपको प्रॉपर मतलब पता होना ज़रूरी है। ठीक है, थ्योरेटिकली भी और उसके बाद हमें इसका ग्राफिकली भी मतलब पता होना ज़रूरी है। देखिए, डोमेन क्या होता है, समझ लो कि कोई भी एक्सप्रेशन है आपको गिवन, ठीक है, एक वेरिएबल में। ठीक है, वो जो वेरिएबल होगा वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब उस वेरिएबल की हम कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे। वो जो हम वैल्यू रखेंगे, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हम रख सकते हैं, एक्सेप्टेबल जो वैल्यू होगा उसका एक हम सेट बनाएंगे और वो जो सेट आएगा उसको हम बोलेंगे उस फंक्शंस का डोमेन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर को हम जो एक्स की वैल्यू रख सकते हैं उसका कंप्लीट जो सेट होगा, उस सेट को हम बोलेंगे डोमेन। तो डोमेन बेसिकली क्या है? ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक्स। हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स से। तो एक्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है जहां पे फंक्शंस डिफाइन होगा उसको हम बोलेंगे डोमेन। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे कि डोमेन का क्या मतलब होता है। तो डेफिनेशंस क्या आएंगे इसकी? अ सेट कंटेनिंग all acceptable values, all acceptable, ठीक है, वैल्यू ऑफ, ठीक है, किसकी वैल्यू एक्सेप्टेबल होना चाहिए हमें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। ठीक है, से एक्स हम अज्यूम करते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोई भी एक्सप्रेशन होगा x के टर्म्स में, तो x की वैल्यू निकालना मतलब क्या होगा? वो डोमेन निकालना होगा। ठीक है, तो आपको थ्योरेटिकली मतलब समझ में आया है कि एक्सप्रेशन कभी भी दिखाई दिया आपको इन टर्म्स ऑफ x में, तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। ठीक है, अब हम इसका ग्राफिकली मतलब समझते हैं कि डोमेन एक्चुअली ग्राफ में हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको सर्च करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ, एक कोई भी कर्व के लिए ग्राफ निकालेंगे और फिर उसका ग्राफिकली मतलब समझेंगे। सपोज मान लेते हैं कि ये कोई ग्राफ है, ये कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और उसका ये क्या है? ग्राफ है। और मान लेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है वो 2 है और ये वाला जो पॉइंट है वो 5 है। दिस इज एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस। ओके, ये किसी फंक्शंस का ग्राफ है और आपको बताना है कि इस फंक्शंस का जो डोमेन होगा वो क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे थ्योरेटिकली क्या बताया मैंने कि x की वैल्यू निकालना, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन तो गिवन नहीं है। यहाँ पे क्या गिवन है? हमें ग्राफ गिवन है। तो ग्राफ से भी हम क्या कर सकते हैं? उस फंक्शंस का डोमेन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए,
डोमेन निकालने के लिए हमें एक्स एक्सिस देखना होगा कि एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ में कितना पोर्शन कवर किया हुआ है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहिए कि प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ से अगर मैंने ऊपर से लाइट यहाँ पे रख दी तो नीचे इसका जो प्रोजेक्शन मिलेगा, इसकी जो लेंथ मिलेगी वो होगा हमारा डोमेन। ये होता है ग्राफिकली मतलब किसी भी डोमेन का। तो यहाँ पे देखिए जो ग्राफ है हमारा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसमें इसने एक्स एक्सिस पे कितनी लेंथ कवर की, तो 2 से लेके 5 तक। तो इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन इक्वल्स टू 2 से लेके 5 तक। अब हम देखेंगे 2 और 5 के बीच में कोई एलिमेंट छूटा तो नहीं है, ठीक है। तो 2 और 5 के बीच में बहुत सारे नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और भी मतलब 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 बहुत से इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है, इनके बीच में। तो सारे के सारे एलिमेंट डोमेन का पार्ट हो गए। कैसे, देखिए डोमेन अगर आपको चेक करना है कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, 3 नंबर इसका डोमेन का पार्ट होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 3 नंबर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर इस जो लाइन आएगी, जो हम 3 नंबर से वर्टिकल लाइन खींचेंगे, अगर उसने हमारे ग्राफ को कट किया तो इसका मतलब 3 इज अ पार्ट ऑफ डोमेन। तो हमने यहाँ से लाइन खींची तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट हमने कट किया, मतलब अकॉर्डिंग टू ये जो पॉइंट है 3, इसके करस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ पे पॉइंट मिला। सेम लॉजिक अगर मैं 6, यहाँ पे कोई नंबर होगा 6, अगर मुझे पता करना है कि नंबर 6 डोमेन का पार्ट है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 6 नंबर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा और देखूँगा ग्राफ पे कट कर रहा है या नहीं। अगर ग्राफ पे कट किया तो वो डोमेन का पार्ट होगा, अगर नहीं किया तो वो डोमेन का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि 6 जहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की वो ग्राफ को कट नहीं करता है, इसका मतलब 6 जो होगा वो डोमेन का पार्ट नहीं होगा। सिमिलरली 2 से अगर पहले मैं कोई भी नंबर लूँ 1, 0 या फिर 2 से पहले कोई भी नंबर, तो वहाँ से अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो वो भी लाइन ग्राफ पे कट नहीं करेंगी। इसका मतलब 2 से पहले पहले और 5 से बाद में कोई भी नंबर डोमेन का पार्ट नहीं होगा। अब क्या सवाल यहाँ पे एक सवाल बनता है, सर 2 और 5 के बीच में जितने भी नंबर है क्या वो सारे के सारे डोमेन होंगे? तो आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर उठा लो, वहाँ से हमें क्या देखना है, एक वर्टिकल लाइन खींचो, उसके करस्पॉन्डिंग अगर उस लाइन ने ग्राफ को कट किया तो वो ग्राफ, उस ग्राफ में वो पॉइंट डोमेन का हिस्सा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपको पता होगा कि 2 और 5 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, तो कोई भी नंबर उठा लो वहाँ से आपको ग्राफ पे कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा ही। तो इसका मतलब 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट डोमेन का पार्ट हो गए। अब यहाँ पे सवाल है, सर क्या 2 और 5 दोनों डोमेन का हिस्सा हो गए या फिर दोनों के बीच के ही एलिमेंट हो गए? तो हमने क्या किया, 2 से एक वर्टिकल लाइन खींचा, जैसे 2 से वर्टिकल लाइन खींचा तो हमें क्या मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, इसका मतलब 2 भी ग्राफ के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब 2 भी डोमेन का पार्ट होगा। सिमिलरली हमने जो एंड पॉइंट है, देखो एंड पॉइंट क्या है 2 और 5, तो 2 है या नहीं है, तो उसके लिए वर्टिकल लाइन खींचा, पॉइंट मिला। 5 से देखते हैं 5 डोमेन का पार्ट होगा या नहीं होगा, तो 5 से हमने एक वर्टिकल लाइन खींचा, हमें यहाँ पे पॉइंट मिला, फिल सर्कल है, ठीक है, फिल सर्कल है मतलब वहाँ पे पॉइंट प्रेजेंट है, ये मतलब होता है। तो 5 भी प्रेजेंट है, इसका मतलब 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, प्लस 2 और 5 भी प्रेजेंट है डोमेन में। तो इसको हम 2 और 5 इंक्लूड करने के लिए ये वाला इंटरवल लगाते हैं, और इसको कैसे पढ़ते हैं, क्लोज इंटरवल 2 to 5, ठीक है। और ये जो इंटरवल हमने ऐसे लिखा है इसको हम बोलेंगे क्लोज। मैं उस पर भी आता हूँ कि कितने टाइप्स के जो इंटरवल होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये जो लिखने का तरीका है, ये ब्रैकेट, इसको हम बोलेंगे इंटरवल। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, इंटरवल क्या चीज़ होता है। देखो फंक्शंस के लिए इंटरवल जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो कहीं पे भी आपको फंक्शंस चैप्टर में अगर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या होगा, क्लोज इंटरवल, ओके। और कहीं, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो कहीं पे अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है 2 to 5, ये लिखा हुआ है तो ये क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब क्या होगा कि 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो गए,
प्लस 2 और 5 भी प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल वैल्यूज बिटवीन 2 to 5 आर प्रेजेंट। ठीक है, ये तो हुआ 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट, और 2 और 5 का क्या, वो भी प्रेजेंट है, एंड ऑल्सो 2 and 5 आर प्रेजेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 और 5 के बीच में सारे एलिमेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे नंबर इस सेट में प्रेजेंट है, और उसके अलावा 2 भी प्रेजेंट है और 5 भी प्रेजेंट है। देखिए ये एक सेट है, हमने देखा था सेट लेक्चर में। सेट हम बेसिकली कर्ली ब्रैकेट में यूज करते हैं। तो ये जो था ये डिस्क्रीट सेट था और ये कंटिन्यूअस सेट है। तो दोनों में क्या फर्क होता है, डिस्क्रीट सेट में जो वैल्यूज उसमें लिखी हुई होगी केवल वही प्रेजेंट होगा, और जो ऐसा होगा क्लोज इंटरवल या फिर ओपन इंटरवल, तो उसका मतलब होता है कि कंटिन्यूअस उनके बीच की सारी वैल्यूज जो होगी वो सारे की सारी रियल वैल्यूज उस सेट के अंदर प्रेजेंट होगी। तो बेसिकली 2 to 5 ये जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल, ये क्या है, एक सेट ही है। तो इसमें कौन कौन प्रेजेंट है, 2 है, और 2 से लेके 5 तक जितने भी नंबर होंगे रियल वो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे इस सेट के अंदर। ये क्या था, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी हम सेट ही लिखा करते थे। अगर यहाँ पे 2 और 5 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि ये ऐसा सेट है कि इसमें केवल 2 और 5 ही प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये डिस्क्रीट सेट होता है और एक कंटिन्यूअस सेट होता है। तो ये हमने सेट में बहुत डिटेल में देखा था। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को वो समझ में आया होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अब अगर ये हुआ क्लोज इंटरवल, तो नंबर 2 पे आता है हमारा ऐसा, कि ऐसा अगर लिखा हुआ है कहीं पे तो वो होगा ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन ब्रैकेट बोलो या फिर ओपन इंटरवल बोलो, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलो या फिर क्लोज इंटरवल बोलो। इसका क्या मतलब होता है कि मान लो कहीं पे मैंने ऐसे लिखा हुआ है 2,5, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इसका मीनिंग होता है कि इस सेट के अंदर ये एक सेट है और इस सेट के अंदर 2 और 5 के बीच में सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, बस इतना ही। अब मैं यहाँ पे रुक गया, 2 और 5 इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, तो इसका क्या मतलब होगा, ऑल वैल्यूज बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन 2 and 5 आर प्रेजेंट। 2 and 5 आर प्रेजेंट, ऑल वैल्यूज बिटवीन 2 and 5 आर प्रेजेंट। लेकिन 2 और 5 खुद प्रेजेंट नहीं होंगे। देखिए 2 और 5 पे ओपन लगा हुआ है, तो ओपन लगाने का मतलब क्या होगा कि 2 पे ओपन है तो 2 प्रेजेंट नहीं होगा, 5 पे ओपन है तो 5 प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे 2 पे क्लोज है तो 2 भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे 5 पे क्लोज है तो यहाँ पे 5 भी जो है प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसका ग्राफिकली मतलब क्या होगा, तो अगर मुझे क्लोज इंटरवल दिखाना है कि ऐसा सेट दिखाना है कि जिसमें 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट प्लस 2 और 5 भी प्रेजेंट है, ये मैं ग्राफिकली कैसे दिखाऊंगा, तो उसके लिए यहां पे देखिए ये नंबर 2 है और ये 5 है, तो 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट कंटिन्यू प्रेजेंट हैं। ठीक है, प्लस उसके बाद 2 और 5 भी प्रेजेंट है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लगाया ये फिल सर्कल। फिल सर्कल का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। यहाँ पे फिल लगाया हुआ है, इसका मतलब 2 भी इसका हिस्सा है और यहाँ पे 5 भी इसका हिस्सा है। तो ये क्या हुआ, बेसिकली क्लोज इंटरवल 2 to 5, ये मतलब होता है। अब मुझे अगर ये दिखाना है 2 to 5, ये दिखाना है ओपन इंटरवल में, तो इसका मीनिंग क्या होगा ग्राफिकली, ये अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे दिखा सकते हैं, तो उसके लिए 2 to 5 दिखा, 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये नंबर होगा 2 और ये होगा 5। लेकिन 2 और 5 प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पे लगाएंगे हम एम्प्टी ऐसे। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, मान लेंगे कि कोई ये सेट है A ये वाला और ये कोई सेट B है, तो जो B है, B के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो हम बताएंगे 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। और जो सेट नीचे वाला है A के अंदर कितने प्रेजेंट है, 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, प्लस खुद 2 भी और 5 भी प्रेजेंट है। ये मतलब होता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें
थर्ड और फोर्थ जो होगा उसका भी मतलब समझ लेते हैं कि अगर कहीं पे मतलब समझ लो कि आप लोगों को ऐसे लिखा हुआ आया है नंबर थर्ड पे कि एक तरफ से क्लोज और एक तरफ से ओपन, तो ये क्या हुआ, क्लोज ओपन इंटरवल। इसका क्या मतलब होता है कि ऑल वैल्यूज बिटवीन 2 and 5 आर प्रेजेंट, और 2 भी प्रेजेंट होगा। क्या 2 प्रेजेंट होगा, 2 पे क्लोज है मतलब वो प्रेजेंट होगा। क्या 5 प्रेजेंट होगा, तो 5 पे ओपन है तो 5 प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब होगा, ऑल वैल्यूज बिटवीन 2 and 5, ये बिटवीन है, बिटवीन 2 and 5 आर प्रेजेंट ऑल्सो। और कौन प्रेजेंट है, 2 या 5, तो 2 प्रेजेंट ऑल्सो, 2 इज प्रेजेंट। ठीक है, अब मुझे देखना है इसको ग्राफिकली मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये मैंने 2 निकाला और यहाँ पे 5 निकाला, 2 पे क्लोज है तो 2 पे फिल सर्कल आ जाएगा। 5 जो है 5 पे ओपन है मतलब 5 पे क्लोज नहीं करना है, तो यहाँ पे एक एम्प्टी सर्कल आएगा। तो इसका क्या मतलब होगा, ये कोई सेट है मान लेते हैं C, तो ये सेट क्या है 2 to 5, 2 पे क्लोज। और फोर्थ नंबर पे आएगा कि एक तरफ से ओपन और दूसरी तरफ से क्लोज, तो इसका क्या मतलब होगा, ओपन क्लोज इंटरवल। इसका क्या मतलब होगा, ऑल वैल्यूज बिटवीन 2 and 5 आर प्रेजेंट, ऑल्सो 5 इज प्रेजेंट। तो इसका मतलब होगा ऑल वैल्यूज बिटवीन, ये बिटवीन है, बिटवीन 2 and 5 आर प्रेजेंट, ऑल्सो 5 पे क्लोज है तो 5 इज प्रेजेंट, 5 इज प्रेजेंट। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली कैसे देखेंगे, तो आपको समझ में आया ही होगा कि ग्राफिकली इसका यहाँ पे बनाता हूँ, ये 2 है और ये 5 है, तो 2 पे जो है वो ओपन है, तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी और यहाँ पे फिल सर्कल बनाया, तो ये कौन सा होगा 2 और ये कौन सा होगा 5। ठीक है, तो ये सेट कोई मान लेंगे D है, सेट D के अंदर 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो गए और खुद 5 भी उसमें प्रेजेंट होगा क्योंकि 5 पे फिल है। तो मैंने आपको मीनिंग बताया है और ग्राफिकली भी बताया हुआ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें देखिए कभी भी अगर इंटरवल लिखा हुआ है तो जो पहला एलिमेंट होगा वो स्मॉल एलिमेंट प्रेजेंट होगा। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि क्लोज इंटरवल 5 to मतलब 3 लिखा हुआ है, तो ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर मान लो कि कहीं पे -2 to -5 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। जो पहला एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट से क्या होगा, छोटा होना चाहिए। इस चीज़ की आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इंटरवल में, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इंटरवल में कि अगर इन्फिनिटी पे क्लोज आएगा या ओपन आएगा, तो हमेशा याद रखना कि इन्फिनिटी पे जो है वो कभी भी ओपन ही आता है। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, इन्फिनिटी तो एक नोशन होता है कि अगर सपोज मान लो कि मेरे पास कोई सेट है और उस सेट के अंदर 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब 1 फिर 1.1 1.2 और सारे रियल नंबर मतलब 1 2 3 ऐसे नहीं, 1 से लेके पूरे के पूरे 1 1.1 1.2 1.3 बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर जो है वो सारे के सारे प्रेजेंट है। तो इसी को मुझे लिखना है मैथमेटिकली, तो मैं कैसे लिखूंगा कि एक सेट है 1 और 1 में इनफाइनाइट एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 से बड़े ऑल, तो वो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। और इन्फिनिटी पे हमेशा क्या आएगा, ओपन इंटरवल ही हम लगाएंगे। अब 1 पे क्या लगाएंगे, तो सवाल में दिया रहेगा 1 अगर प्रेजेंट होगा तो 1 पे क्लोज होगा। ठीक है, 1 अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो 1 पे भी ओपन होगा। अगर मुझे ऐसे देखना है कि कोई सेट है उसमें x की वैल्यूज हमेशा 2 से छोटी चाहिए, ये कहीं पे लिखा हुआ है कि एक ऐसा वेरिएबल है x, उसमें x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। अब 2 से छोटी मतलब क्या, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। 2 से छोटी मतलब क्या, ये 2 रहा। 2 होगा क्या, 2 के बराबर है क्या ये, नहीं, 2 से छोटा मतलब 2 प्रेजेंट नहीं होगा पिक्चर में। 2 से छोटा कितना भी आप जा सकते हो, इन्फिनिटी तक जा सकते हो। तो इधर जाना है मतलब माइनस इन्फिनिटी होगा और इधर जाना है मतलब प्लस इन्फिनिटी होगा। तो
पहले नंबर कौन आएगा, माइनस इन्फिनिटी या 2। तो मैंने बताया आपको कि पहले छोटा नंबर आना चाहिए, तो छोटा नंबर है माइनस इन्फिनिटी। तो इसी को मैं कैसे लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2, और 2 पे जो है वो ओपन आएगा या क्लोज आएगा, तो वहाँ पे आएगा ओपन। और माइनस इन्फिनिटी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या आता है, ओपन ही आता है। कहीं पे सपोज मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। इसका क्या मतलब होता है कि देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, और होता है, एंड नहीं होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसका मतलब होता है कि x 2 के बराबर भी चलेगा और या फिर 2 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या होगा कि ग्राफिकली कैसे होगा, यहाँ पे कोई 2 एलिमेंट्स है, 2 से बड़ा मतलब हमें आगे की तरफ जाना है, तो ऐसे कितने तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है। और क्या 2 चलेगा, तो 2 के बराबर भी होना चाहिए। यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, तो 2 भी पिक्चर में होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोज, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको मुझे अगर इंटरवल में लिखना है, ठीक है, ये इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी है, इसमें मैंने इंटरवल में लिखा। अब इस इनइक्वालिटी को मुझे इंटरवल में लिखना है, तो क्या होगा, x की कौन सी वैल्यू लेना है, x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी तक, तो 2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन आएगा। अब 2 पिक्चर में है या नहीं है, तो 2 इक्वल्स टू आ रहा है, तो यहाँ पे लगाया मैंने क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x की कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं, x की 2, फिर 2 से आगे जितने भी रियल नंबर है वो हम सारे के सारे रख सकते हैं। रियल नंबर वर्ड जो है वो बार बार आएगा हमारे फंक्शन चैप्टर में, तो मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को। रियल नंबर मतलब क्या, जो हमारी नंबर लाइन होती है वो रियल नंबर लाइन होती है, उसमें के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो रियल ही होते हैं, ठीक है, इमेजिनरी नहीं होते हैं। तो कभी भी अगर आर का कहीं पे यूज आएगा कि कोई सेट है उसकी वैल्यू आर है, तो आर मतलब क्या होगा, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ये नंबर लिखा हुआ है, नो नहीं लिखा हुआ है। आर मतलब क्या होगा, ऑल रियल नंबर। इसका मतलब क्या होगा कि नंबर सिस्टम के जितने भी, ये कोई नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 -2 और ऐसे इनफाइनाइट नंबर हैं, तो ये सारे के सारे अगर मुझे एक ही सेट से लिखना है, एक सेट के अंदर सारे एलिमेंट आना चाहिए, तो उसको मैंने बोला आर। और आर क्या होगा, एक सेट होगा। कैसा सेट होगा कि उसमें सारे नंबर्स प्रेजेंट होंगे, और उसको बोलेंगे हम रियल नंबर, ठीक है। ये तो मतलब 8 9 10 का ही होता है। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आइए दोस्तों देखते हैं 2 क्वेश्चंस जिसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है और वहाँ से आप लोगों को क्या बताना है, उसका डोमेन बताना है। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल, आपको क्वेश्चन है फाइंड डोमेन। तो गिवन क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो और अपना आंसर लिख सकते हो दोनों क्वेश्चंस का, उसके बाद वीडियो को फिर से आप रिज्यूम कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे डोमेन हमेशा मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस पे देखना है, ठीक है, हमेशा। रेंज कहाँ पे देखना है ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो डोमेन हमेशा एक्स एक्सिस पे देखना है। तो अगर मैंने यहाँ पे ऊपर से लाइट यहाँ पे डाल रखी है, तो कितना पोर्शन एक्स एक्सिस पे कवर होगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 2 एंड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे मतलब 0, यहाँ से 7। तो 0 और 7 के बीच में कोई एलिमेंट छूटा क्या, ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है, कोई भी एलिमेंट बीच में नहीं छूटेगा। तो इसका मतलब डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन जो है वो क्या आएगा, इसका 0 और 7 के बीच के सारे एलिमेंट। अब सवाल है सर, अब 0 क्या प्रेजेंट होगा, पिक्चर में आएगा, या 7 जो है वो भी प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमें ग्राफ देखना होगा। तो देखिए 0 पे यहाँ पे फिल सर्कल मिल रहा है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू मिल रहा है, तो 0 जो है वो ग्राफ के अंदर प्रेजेंट आएगा। अब हम 7 पे देखते हैं, 7 पे हमें कोई भी मतलब क्या दिख रहा है, यहाँ पे एम्प्टी दिख रहा है, फिल सर्कल नहीं है, एम्प्टी सर्कल है, इसका मतलब यहाँ पे ओपन आएगा, और यही क्या होगा, इसका डोमेन होगा। डोमेन हमेशा कहाँ पे देखना है, जो लेंथ देखने वो एक्स एक्सिस पे देखना है। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आप लॉजिक बताइए कि यहाँ पे आंसर जो है वो क्या आएगा डोमेन का। तो आपके आंसर निकाल के देखिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और डोमेन बता देते हैं, देखो सर ये 2 और 3 के बीच में सारे एलिमेंट, ठीक है, ये 2 वाई एक्सिस पे है और उसका हमें कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत से बच्चे इस 2 को देख के मिस्टेक करते हैं,
ठीक है। तो वो हमें देखना है कि जो हमें डोमेन निकालना है वो तो एक्स एक्सिस पे होता है ना, तो एक्स एक्सिस पे 3 के आगे ग्राफ नहीं है और इधर एंड ही नहीं हुआ, एंड ही नहीं हुआ मतलब इन्फिनिटी तक चलता ही रहा है, तो इधर तो माइनस में जाएगा, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और ये एंड पॉइंट 3। ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं हुआ, यहाँ पे अगर क्लोज या फिर ओपन होता तो उसके आगे ग्राफ नहीं जाता था, लेकिन यहाँ पे जो है वो उन्होंने ग्राफ में मेंशन नहीं है, या फिर एम्प्टी जो है फिल सर्कल भी नहीं है और एम्प्टी सर्कल भी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ग्राफ कंटिन्यू आगे बढ़ ही रहा है। कहाँ तक बढ़ रहा है ग्राफ, इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है, बता नहीं सकते, तो ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी पे बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या आ जाएंगे यहाँ पे ओपन इंटरवल, क्या 3 जो है वो पिक्चर में आएगा, उस पर ओपन आएगा या क्लोज आएगा, तो हम 3 के पास गए और 3 पे देखा तो यहाँ पे हमें क्या मिला, फिल सर्कल मिला, फिल है तो फिर यहाँ पे क्लोज इंटरवल जो है वो मिलेगा। तो देखिए क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है, छोटा नंबर पहले लिखा बाद में बड़ा नंबर लिखा, और सेम यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आता है कि जहाँ पे आपको एक ग्राफ गिवन होगा और ग्राफ से आपको बताना है कि इसका डोमेन निकालो, तो हमें फंक्शंस क्या गिवन होगा, फंक्शंस का एक्सप्रेशन क्या गिवन होगा, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, बस केवल ग्राफ से ही हम क्या पता कर सकते हैं, उसका डोमेन बता सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो डोमेन के क्वेश्चन है वो बहुत सारे क्वेश्चंस है कि फाइंड द डोमेन वगैरह, तो इसका एक स्पेशल लेक्चर हम लेंगे आने जो हम ग्राफ जैसे ही ख़त्म हो गए उसके बाद हम डोमेन पे एक स्पेशल लेक्चर लेंगे जिसमें हम किसी भी फंक्शंस का किसी भी एक्सप्रेशन की केवल क्या निकालेंगे, डोमेन ही निकालेंगे, ठीक है। अभी तो हम फिलहाल क्या देख रहे हैं कि ग्राफ के लिए हमें पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, तो अभी हम टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं। तो डोमेन यहाँ पे हल्का सा मैंने यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की, डोमेन का पूरा जो सॉल्यूशंस होगा, पूरा क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, और वहाँ पे हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, वो हम स्पेशल लेक्चर में ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो डोमेन होता है ये एक टर्मिनोलॉजी खत्म हो गई है। अब ग्राफ के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो होती है वो होता है डोमेन के बाद रेंज। तो नंबर 2 हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग, रेंज। रेंज भी बहुत बार जो है वो वर्ड आपको फंक्शन चैप्टर को देखने में मिलेगा, तो इसका प्रॉपर मतलब जो होता है रेंज का वो हमें पता होना चाहिए। तो नंबर 2 पे देखेंगे हम रेंज, ठीक है। तो रेंज बेसिकली क्या होता है, देखो जैसे मैंने डोमेन को क्या बताया था कि कोई भी अगर एक्सप्रेशंस होगा तो हम उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे x माना हमने कि x की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू रखते जाएंगे, उसके बाद x की वैल्यू रखना मतलब इनपुट देना, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हो, x की वैल्यू रखना मतलब इनपुट देना, ठीक है। तो वो जो ऑल इनपुट दी हुई वैल्यू का सेट होगा उसको हमने डोमेन बोला, नो डाउट इसमें। अब उसके बाद जैसे ही हम x की वैल्यू उस एक्सप्रेशन में रखेंगे उस एक्सप्रेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, ऑब्टेन वैल्यू, उसको मैं बोलता हूँ आउटपुट सिंपल लैंग्वेज में। तो वो जो ऑब्टेनेबल वैल्यूज होगी वो होगा रेंज। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आप लोगों को बताया कि कोई एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर लिया था, तो एक्स की हम वैल्यू रखेंगे, तो एक्स की कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो मिलेगी ही, ठीक है। कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो जैसे हमने एक्स की वैल्यू 1 रखा तो 1 क्या हुआ मेरे लिए, इनपुट, और यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिला, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिला। अगर यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा 2, तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना मिला मुझे, 4, तो मुझे आउटपुट क्या मिला, 4। जैसे मैंने 3 रखा तो 3 का जो आउटपुट है वो मुझे क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9। तो देखो ये इनपुट है मतलब x की वैल्यू रख रहा हो और ये x स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हो, तो ये ऑब्टेनेबल वैल्यू है और इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं आउटपुट बोलता हूं। तो ये जो आउटपुट मुझे मिला है इसका एक जो सेट होगा उसे हम रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली रेंज क्या होगा, रेंज इज अ सेट ऑफ ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यू इन अ गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। और जो रेंज होगा वो ग्राफिकली कैसे देखना है वो मैं अभी उस पर आता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, इनपुट मतलब जो होगा वो डोमेन होगा और आउटपुट जो होगा वो रेंज होगा, ठीक है। चलो रेंज को हम फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं, इसके डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यू,
ऑब्टेन्ड वैल्यू, ठीक है। और कौन सा वेरिएबल? ऑफ वेरिएबल y, ठीक है। तो वो वेरिएबल y जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल से y। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर बोला ना, ये x स्क्वायर किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। जैसे x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। तो ये जो ऑल वैल्यूज मिली मुझे, x की वैल्यू डोमेन, y की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? रेंज होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना है कि जो y को हमने बोला है, y को डिपेंडेंट वेरिएबल हम जनरली बोलते हैं और x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ये वर्ड भी आप लोगों को याद रखने हैं। अब हम ग्राफिकली मतलब समझते हैं कि भाई रेंज एक्चुअल में ग्राफिकली को ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो डोमेन होता है वो एक्स एक्सिस पे लेंथ कवर करता है, उसको हम डोमेन बोलते हैं। वैसे ही रेंज क्या होगा, तो ग्राफिकली मतलब इसका समझ लेते हैं। देखिए कोई भी एक ग्राफ लेंगे हम, जैसे जो डोमेन के लिए लिया था वही ग्राफ लेंगे। ये एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। इसका जो पॉइंट मिला एक्स एक्सिस पे ये 2 मिला और यहाँ पे ये 5 मिला, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो है वो जो पॉइंट मिला मान लेंगे ये 1 है और ये 7 है, ठीक है। और आपको बताना है इस ग्राफ का रेंज क्या होगी और डोमेन भी बताना है साथ में। तो देखिए डोमेन तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले डोमेन देखेंगे। डोमेन के लिए एक्स एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस पे कितना कवर किया है? 2 से पहले ग्राफ नहीं है, ये जो लाइनिंग है ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है, ये ग्राफ है। ए और बी के बीच में ग्राफ है, अदरवाइज बाकी कहीं पे भी आप देखोगे तो ग्राफ नहीं है। तो ग्राफ जो है 2 और 5 के बीच में ही होगा, तो इसका जो डोमेन है वो मुझे क्या मिलेगा? 2 और 5 के बीच में। ये एंड पॉइंट देखे मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे। क्या 2 पिक्चर में आएगा? तो आंसर है हाँ। क्या 5 पिक्चर में आएगा? तो आंसर है हाँ, ठीक है। ये होगा इसका डोमेन। कहाँ पे देखना है? एक्स एक्सिस पे। अब मुझे इसके निकालना है रेंज। तो बहुत सिंपल है रेंज निकालना भी। रेंज के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा? वाई एक्सिस पे देखना होगा। रेंज को आपको कहाँ देखना होगा? वाई एक्सिस पे। तो जैसे कि हमने बताया था कि प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस इज अ डोमेन, सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस इज अ रेंज। तो वाई एक्सिस पे कितना लेंथ कवर किया है? तो यहाँ से अगर लाइट मैंने यहाँ पे डाली तो वाई एक्सिस पे इतनी जो लेंथ है वो कवर करेगा, ठीक है। 1 से लेके 7 के बीच में। 1 से नीचे ग्राफ है क्या? देखो अगर डोमेन देखना है हमें तो वर्टिकल लाइन खींचो, अगर हमें रेंज दिखना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। अगर 1 और 7 के बीच में कोई भी नंबर होगा और वहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो ग्राफ पे कहीं ना कहीं कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट वो रेंज का हिस्सा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे -3 है, -3 रेंज का पार्ट है क्या? तो मैंने वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, क्या ग्राफ को कहीं पर भी कट किया? आंसर है नहीं किया। और इसके नीचे जाऊँगा तो नहीं करेगा, इसके ऊपर भी नहीं करेगा, 1 के नीचे भी कोई भी एलिमेंट जो कट है हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को नहीं करेगी। इसका मतलब -1 के नीचे कोई भी एलिमेंट रेंज का हिस्सा नहीं होगा। 7 के ऊपर जाओ और 7 के ऊपर अगर यहाँ पे 8 है और मैंने आपसे पूछा क्या 8 रेंज का हिस्सा होगा, तो मैं सिंपली 8 पे गया और 8 से हमने वर्टिकल लाइन नहीं खींची, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, ग्राफ को कहीं पर भी कट नहीं करेगा क्योंकि ग्राफ यहाँ तक गया ही नहीं। इसका मतलब 8 भी ग्राफ में रेंज का हिस्सा नहीं होगा। और सवाल आता है अब 1 और 7 के बीच में क्या कोई एलिमेंट छूटेगा? तो खुद चेक कर लो, कोई भी एलिमेंट उठाओ, वहाँ से वर्टिकल लाइन, अगेन वर्टिकल लाइन नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, ग्राफ को कट किया, मतलब रेंज का पार्ट होगा, ठीक है। तो इसका रेंज क्या मिलेगा? व्हाट इज द रेंज? तो अगेन पहला पॉइंट 7, दूसरा पॉइंट पहला पॉइंट 1, दूसरा पॉइंट 7, तो 1,7। क्या 1 पिक्चर में है? तो 1 पे गए, क्या मिला यहाँ पे? क्लोज फिल सर्कल मिला। इसका मतलब यहाँ पे क्लोज लगेगा। क्या 7 पिक्चर में आएगा यहाँ पे? तो 7 पे गए, देखा 7 पे भी क्या लगा हुआ है? क्लोज, मतलब यहाँ पे फिल सर्कल लगा हुआ है। फिल लगाया हुआ है तो यहाँ पे क्या मिलेगा? क्लोज इंटरवल जो है वो यहाँ पे मिलेगा। तो इस हिसाब से इस ग्राफ का जो रेंज है वो क्या मिला? क्लोज इंटरवल 1 से 7।
और डोमेन क्या मिला 2 to 5। ऐसे देखना होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी जल्दी लेते हैं। जैसे कि हमने 2 क्वेश्चंस डोमेन में भी लिए थे, सेम क्वेश्चन लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 2 है, फिर इसके बाद यहाँ पे ओपन लगा देते हैं। चलो, और ये 2 है और यहाँ पे 6 है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। ये पॉइंट 6 है इसके करस्पॉन्डिंग, और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वो बताइए। चलो सबसे पहले इसकी डोमेन बताइए, उसके बाद इसकी रेंज बताइए। तो डोमेन क्या होगा बेटा इसका, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा डोमेन। तो डोमेन बहुत सिंपल है। डोमेन के लिए एक्स एक्सिस पे गए, कितना पोर्शन किया, तो ये बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया। कहाँ तक बढ़ता गया, -इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे 3, -इन्फिनिटी से 3 तक। तो -इन्फिनिटी से 3 तक, -इन्फिनिटी पे कभी भी इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ही आएगा। 3 पे ओपन आया, क्लोज आया, 3 पे गए, क्या मिला यहाँ पे एम्प्टी, तो यहाँ पे ओपन आएगा। अब मुझे इसकी रेंज निकालना है। तो बहुत से बच्चे जो है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर बताते हैं। ठीक है, देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या बोलते हैं, 2 से 6 जो है 2 पे क्लोज लगाते थे और 6 पे जो है वो ओपन लगा देते। 2 से 6 जो है वो रेंज का पार्ट है। अब मैंने क्या बताया, रेंज आपको कैसे ढूंढना है कि आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, 2 और 6 के बीच में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, कट तो करेगा ही, बिल्कुल करेगा, लेकिन 2 के नीचे भी जो है वो भी कट करेगा। 2 से नीचे यहाँ पे 1 होगा कहीं ना कहीं, 1 से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे पॉइंट ऑफ मिलेगा। क्या ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, एक्स एक्सिस को? आंसर है नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेंगे। मतलब क्रूडली ऐसे बोल सकते हैं, इन्फिनिटी पे जाके कट करेंगे, एक्चुअल में कभी कट करेंगे नहीं। इन्फिनिटी कहाँ पे है ही नहीं, तो ये कभी भी इसको कट नहीं करेगी। मतलब ये लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। मतलब रेंज में 0 कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो पॉइंट इसको कट ही नहीं कर रहा है, बरोबर है। यहाँ पे 0 है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, खुद हॉरिजॉन्टल लाइन कौन है यहाँ पे, एक्स एक्सिस है। क्या एक्स एक्सिस और जो कर्व है हमारा फंक्शंस का, वो कभी इंटरसेक्ट करेगा? आंसर है नहीं। तो इसका मतलब 0 पिक्चर में नहीं आएगा। तो इसका रेंज क्या होगा, 0 पिक्चर में नहीं आएगा, तो इसके लिए ओपन। ठीक है, तो 2 से ऊपर नहीं आएगा, 2 के नीचे भी थोड़ा ग्राफ है, 1 है और 1 के नीचे भी ग्राफ है। 0 को कभी कट नहीं करेगा। मतलब 0 के अप्रोच कर रही वो, कब तक, इन्फिनिटी तक। मतलब 0 को कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब 0 रेंज का पार्ट नहीं होगा। हाँ, 0 से थोड़ा बड़ा कर सकता है। मतलब 0 छोड़ के 0 से आगे जितने भी नंबर है वो ग्राफ पे होंगे, इसका मतलब वो रेंज का पार्ट हो गए। फिर एंड पॉइंट देखा क्या है, 6 पे गए, 6 पे मिला मुझे क्या, एम्प्टी सर्कल। तो 6 पे मिला एम्प्टी, तो यहाँ पे क्या होगा, 0,6 इज व्हाट रेंज। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं नंबर 3 जो है हमारा रूट्स। अब तक हमने क्या देखा, कौन सी टर्मिनोलॉजी हमने देखे। तो सबसे पहले हमने देखा डोमेन, उसके बाद रेंज। 3 पे आते हैं कि रूट्स क्या होता है। ये भी जो वर्ड है वो फंक्शंस में बार बार आएगा, इसका भी यूज़ होना है। तो बेसिकली 10 तक ही रूट्स वगैरह निकालने को आपको बोला गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर था वहाँ पे रूट्स वगैरह आए थे। तो अभी हमने देखना है कि रूट का ग्राफिकली मतलब क्या होता है और एक्सप्रेशन में क्या होता है मतलब। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्या होगा, इट इज वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अगेन एक्स क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच गिवन एक्सप्रेशन विल 0, गिवन एक्सप्रेशन विल 0। मतलब x की ऐसी वैल्यू कि जो वैल्यू रखने पे मतलब इनपुट पे, समझ रहे हो चीज को,
एक्स की वो वैल्यू जो रखने पे पूरा एक्सप्रेशन 0 होता है। तो वो जो एक्स की वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मान लिया कि y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा कि इसका रूट क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये 0 करना है, ठीक है, मतलब y इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। अब ये 0 कब होगा, यहाँ पे क्या रखूँ, तो मैंने रख दिया यहाँ पे 2, तो 2 माइनस 1 1, क्या 1 0 के बराबर है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो 0 कब होगा, जब यहाँ पे मैं 1 रखूँगा, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे जो रूट्स है वो क्या मिला मुझे 1, तो यहाँ पे रूट्स क्या मिला, रूट इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 1, ये मिला मुझे रूट्स, एक ही रूट है इसको, ठीक है, आई बात समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल ये था नंबर 1 एग्जांपल। अब नंबर 2 अगर मैं आपसे बोल दूं कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि y इक्वल्स टू चलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, चलो इसके जो आपको रूट बताना है कि रूट क्या होगा, तो ये एक्सप्रेशन कब 0 होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। दोनों के पास x कॉमन है, तो x कॉमन लिया, अंदर क्या बचेंगे यहाँ पे x माइनस 1, ठीक है। अब ये पूरा एक्सप्रेशन कब 0 होगा, तो देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के 2 रूट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x है, तो x को अगर मैं 0 रखूँ तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी टर्म्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो रूट मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल, तो x बराबर 0 एक रूट है, ठीक है। दूसरा अगर यहाँ पे देखो कि x की वैल्यू मैं 1 रखूँ तो 1 माइनस 1 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रखने पे भी जो है पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। तो इसको कितने रूट्स हैं, तो यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, 2 इसको रूट है, यहाँ पे केवल एक ही रूट होगा। तो बेसिकली रूट का क्या मतलब होता है, जो गिवन एक्सप्रेशन होगा उसमें x की ऐसी वैल्यू रखो कि जहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, यही मीनिंग होता है, ठीक है। तो चलो फॉर एग्जांपल मैं थर्ड एग्जांपल बोलता हूँ कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, चलो इसका रूट आप लोगों को बताना है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या बोलो आप, क्या ये कब 0 होगा ये बताना है आपको। x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखो तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो बहुत से स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं सर x इक्वल्स टू माइनस 1 0 हो जाएगा। तो देखो माइनस 1 जैसे ही रखा उसका स्क्वायर करना है, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, और प्लस 1 हुआ तो 1 प्लस 1 कितना मिला, यहाँ पे 2 मिला, 0 तो नहीं मिला। इसका मतलब x की 0 रख के देखो, 0 स्क्वायर 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, मतलब ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इसको कोई भी रूट नहीं है, नो रूट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट है क्या इसको, नहीं, नो, इसको कोई भी रूट नहीं है, मतलब x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन 0 हो सके, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रूट का मतलब समझ में आया होगा। अब थोड़ा ग्राफिकली भी समझते हैं इसको कि ग्राफ पे कैसे इसको देखना है। देखो 2 मिनट के लिए देखो, कोई एग्जांपल है मेरे पास, ये y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, मैंने x को कितना रखा यहाँ पे 1, तो x को 1 रखने के बाद y कितना मिला मुझे 0। तो y कहाँ पे 0 मिलता है, इसको ही तो हम क्या बोलते हैं, उसका रूट बोलते हैं कि y की वैल्यू 0 मिलना चाहिए। ऐसे x की वैल्यू हमें ढूंढना है, वो जो x की वैल्यू है वो जो होगा वो क्या होगा हमारे लिए रूट। मतलब अगर मैं ग्राफ से आपको समझाऊं तो y 0 कहाँ पे होता है, तो y की वैल्यू x एक्सिस पे ही 0 होती है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है, तो x एक्सिस पे 0 होता है। तो बेसिकली x की वैल्यू निकालना मेरे लिए रूट्स होगा ना, तो x क्या होगा हमारे लिए रूट। तो रूट बेसिकली क्या होगा, जहां पे हमारा ग्राफ और x एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट मतलब रूट होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो 1 मिनट में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ध्यान दो, ग्राफिकली मतलब आपको समझ में आएगा अभी। हाँ, ये पॉइंट है A और इसके कोऑर्डिनेट है सपोज 3,0, ये पॉइंट है B और इसके कोऑर्डिनेट है 0,4। ये एक एग्जांपल है, यहाँ देख के आपको रूट बताना है। ये यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे आपको, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये -2 मिला, ये -1 मिला और यहाँ पे ये 3 मिला,
ठीक है। चलो पहले इसमें देखो कि पहले ग्राफ में जो है वो आपको रूट बताना है। बेसिकली रूट क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन जीरो। गिवन एक्सप्रेशन जीरो मतलब वाई जीरो हो जाए। देखो वाई कहाँ पे जीरो हुआ, ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे जाओ, वाई एक्सिस जीरो कहाँ पे हुआ, ऊपर नहीं यहाँ पे जीरो हुआ, तो यहाँ पे जीरो, इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे गए तो ग्राफ पे ये पॉइंट मिला ए, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 3, तो यही रूट होगा इसका। रूट क्या होगा, एक्स इक्वल टू 3। सिंपल लैंग्वेज में ग्राफिकली रूट का क्या मतलब होता है, तो ग्राफिकली रूट का मतलब होता है जो ग्राफ और एक्स एक्सिस, जो ग्राफ है और ये ग्राफ है y इक्वल टू सपोज मान लेंगे f ऑफ x, जो ग्राफ है और x एक्सिस है, इसका जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होता है वो जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बाय डिफॉल्ट ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने, ग्राफिकली रूट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एंड अ गिवन ग्राफ। ठीक है, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा a, उसका x कोऑर्डिनेट, उसको बोलेंगे हम रूट। ओके, नहीं तो चलो यही डेफिनेशन है ग्राफिकली। यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस और ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तो यहाँ पे 3 बार इंटरसेक्ट हुआ है, तो इसके रूट 3 आएंगे। तो x इक्वस टू क्या मिला, पहला -2, x इक्वस टू -1 और x इक्वस टू 3, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, इस फंक्शंस के लिए, इस ग्राफ के लिए रूट का काम करेंगे। ठीक है, रूट मतलब क्या कि जहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू जीरो होती है। जीरो कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, तो जीरो यहाँ पे हुआ, देखो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। ग्राफिकली क्या मतलब होगा कि जहाँ पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, जितने भी पॉइंट है, एक ही पॉइंट नहीं मिलेगा, कभी 1 मिलेगा, कभी 2 मिलेगा, कभी 3 मिलेगा, हो सकता है कभी नहीं भी मिलेगा, तो वो जो पॉइंट है उसका क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट बाय डिफॉल्ट ही जीरो आएगा। देखो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो आएगा, -2, 0, -1, 0 मिलेगा, यहाँ पे 3, 0 मिलेगा। ऐसा भी होगा कि कभी ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऐसे बताया कि चलो चलो यहीं पे ले लेते हैं, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। चलो इसका आपको रूट बताना है, तो देखो ये एक्स एक्सिस पे कहीं पे कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी रूट नहीं होगा। एक एग्जांपल इससे पहले लिया था हमने x²+1, तो उसका भी कोई रूट नहीं था। देखो यहाँ पे भी इसका भी कोई रूट नहीं है, x²+1, x की कोई भी वैल्यू रखो जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे भी एक्स एक्सिस और ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला ही नहीं, तो मिला ही नहीं तो उसका कोई भी रूट नहीं होगा। तो ऐसा होगा कि रूट कभी होगा भी, कभी नहीं भी होगा, वो डिपेंड करता है कि फंक्शंस क्या होता है। तो ये था ऑल अबाउट रूट के बारे में। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है फंक्शंस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है। ये जो पीरियोडिक फंक्शंस है ये बहुत बार बार वर्ड आएगा, क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे, फाइंड द पीरियड वगैरह, तो हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब क्या होता है, क्या कहना होता है उसको। तो देखिए पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर उस फंक्शंस का ग्राफ होगा वो रिपीटेड वैसा ही ग्राफ मिलेगा इनडेफिनिटली, मतलब इन्फिनिटी तक वैसा ही एक जैसा ही ग्राफ मिलेगा। ठीक है, खुद को रिपीट करेगा ग्राफ, वही वैल्यू जो है वो मिलती जाएगी। इस प्रकार के जो जितने भी ग्राफ होते हैं, वो जो ग्राफ का फंक्शंस होगा वो पीरियोडिक फंक्शंस होगा। हर फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है, जो खुद की वैल्यू रिपीट करता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, खुद की वैल्यू रिपीट करना, वही वैल्यू कुछ इंटरवल के बाद वही रिपीट करना, वो जो होगा फंक्शंस, वो पीरियोडिक फंक्शंस होगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर और ज़्यादा एक्सप्लेन इसको डिटेल में करेंगे। तो इफ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शंस, ठीक है, इज रिपीटेड, ठीक है, कोई ग्राफ है और वो वो जो फंक्शंस का ग्राफ है खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, कब तक, इनडेफिनेटली, इन्फिनिटी तक। ठीक है, फॉर इनडेफिनेटली, फॉर इनडेफिनेटली। ठीक है, कोई ग्राफ है किसी फंक्शंस का, वो खुद को रिपीट कर रहा है इनडेफिनेटली, मतलब इन्फिनिटी तक, तो वो जो ग्राफ होगा उस फंक्शंस का उसे बोलेंगे पीरियोडिक
फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल चलो मान लेते हैं कि समझ में नहीं आया होगा, तो जैसे आप ग्राफ को देखोगे अब समझ में आएगा आपको कि पीरियोडिक फंक्शंस को कहना क्या है। ठीक है, चलो बेसिकली ये सेम है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, ठीक है, 4 के बाद 5, 1 2 3 4 5, फिर 6, ये 7, ये 0.8, ऐसे इधर होगा -1 -2, यहाँ पे -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ग्राफ है ना वो रिपीट कर रहा है खुद को, देखो वही वैल्यू रिपीट मिल रहा है, देखो ये फिर से वही मिल रहा है और यहाँ पे आ गई है, और वही वाली चीज़ जो है वो इधर भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब इन्फिनिटी तक खुद को रिपीट कर रहा है। ऐसा जो फंक्शंस का ग्राफ होगा उसको बोलेंगे हम पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि इसका पीरियड क्या है, पीरियड जो है वो क्या होगा। अब देखो पीरियड हमेशा एक्स एक्सिस पे देखना होता है। पीरियड क्या होता है ये हम एक्सप्लेन करते हैं। पीरियड जो होता है वो होता है लेंथ, जो लेंथ स्मॉलेस्ट लेंथ जहाँ पे ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि पीरियड एक्स एक्सिस पे देखना होता है और ऐसी एक्स एक्सिस पे लेंथ देखना होता है कि जिस लेंथ के लिए ग्राफ रिपीट कर रहा है वही चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि इतना जो ग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो रिपीट कर रहा है। देखो ये जो ग्राफ है ये दो उसको ब्रांचेस बोलेंगे, 2 ब्रांचेस, इसको वही उठाएंगे आगे रखेंगे, वही उठाएंगे आगे रखेंगे। कोई बोलेंगे सर 3 भी तो हो रहे हैं, देखो 3 से लेंगे तो ठीक है, ठीक है। कोई बोलेंगे 4 से लेंगे, ठीक है। कोई बोलेंगे सर 1 से ही लेंगे, देखो एक यहाँ पे वही रिपीट वही रिपीट वही रिपीट वही रिपीट। अब कोई बोलेंगे सर इतना ही करके देखते, अब यहाँ पे इतना तो रिपीट नहीं हो रहा है, अगर इतना रिपीट होता तो नीचे नहीं आता। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, चलो इसको ए नाम दे देते और ये ओ ए है। ओ ए बार बार रिपीट थोड़ी हो रहा है, ओ ए मतलब रिपीट हो रहा होता तो ग्राफ ऐसे बनता, ऐसे ऐसे ऐसे, झुकता नहीं नीचे। इसका मतलब ये जो लेंथ मैंने लिया ये कुछ सही नहीं है, सही नहीं है मतलब बराबर नहीं। फिर 2 ठीक है, 3 ठीक है, लेकिन मैंने स्मॉलेस्ट बोला। अब मैं 1 लेके देखता हूँ, ये इतना। अब देखो ये खुद को रिपीट करा है यहाँ पे, फिर वही यहाँ पे, वही यहाँ पे और वही यहाँ पे, मतलब वो खुद को रिपीट करा है। इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट होगा। अब इसकी लेंथ कितनी है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1 है। आप ये भी चेक कर सकते हो, ये कितना है, सॉरी ये 2 है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ है इसकी, 2। आप बोलेंगे सर इसको लो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ये टोटल कितना है, 4, ये कितना है 2, 4 में से 2 गए, इतनी कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो कोई भी स्मॉलेस्ट लेंथ लेना है ग्राफ को, और वो जो खुद को रिपीट करेगा एक्स एक्सिस पे, वो जो स्मॉलेस्ट लेंथ होगा उसको बोलेंगे हम पीरियड। तो इसका पीरियड कितना आएगा, 2, ओनली 2। समझ गए चीज को। तो पीरियड क्या होगा, बेसिकली पीरियड इज द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस फॉर विच ग्राफ इज रिपीटेड। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको जो पीरियोडिक फंक्शंस है पीरियड के बारे में जो है वो डिटेल्स में आपको पता लग जाए। ठीक है, कहीं पे अगर क्वेश्चंस ऐसे मिलता है आपको एग्जाम में, क्या ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं, आपको बताना है क्या ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं। तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शंस है ऐसे बोल देते हैं क्योंकि ये रिपीट कर रहा है बार बार, लेकिन सेम रिपीट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे उसकी हाइट कम थी, बढ़ गई और बढ़ रही है, तो इसका मतलब सेम कहाँ पे हुआ, सेम तो हुआ नहीं। मैंने जो डेफिनेशन लिखी है तो रिपीटेड इटसेल्फ मतलब खुद को रिपीट करना, ये खुद को रिपीट थोड़ी है। देखो यहाँ पे छोटा था बड़ा हो गया, तो रिपीट कहाँ कर रहा है, ये अलग है ये अलग है ये अलग है, मतलब टोटल डिफरेंट है। इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शंस नहीं होगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को 4 की 4 टर्मिनोलॉजी बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आई होगी। अगर थोड़ा सा भी कहीं पे पॉइंट कम ज़्यादा हुआ है तो वीडियो को फिर से देखिए 1-2 बार, आपको पूरा डिटेल में जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज रुकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको
इस चैनल के बारे में आपको आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को। और इस चैनल के बारे में खासियत ये है कि इस चैनल पे कंटेंट जो है वो बहुत क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि स्टार्ट किया और आधे में से आपको एंड कर दिए, पूरा चैप्टर आपको डिटेल में मिलेगा, ठीक है। और इसीलिए आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज के लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर जो हमारा आई थिंक ये 4 है, 5 जो होगा उसमें हम देखेंगे जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसके ग्राफ कैसे आते हैं और ग्राफ पर से उसके डोमेन और रेंज कैसे याद रखने हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 5। तब तक के लिए बाय बाय।